दोस्तों 14 जनवरी 2026 को एक ऐसी खबर आई जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस अल उबैद ने अचानक अपना अमला खाली कर दिया। अचानक से नॉन एसेंशियल स्टाफ को इवैक्यूएट यानी बेस छोड़ जाने का हुक्म मिला। वजह, अगले कुछ घंटों में ईरान पर अमेरिका एयर स्ट्राइक्स करने वाला है। और ये कोई अफवाह नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल वार्निंग थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविएट ने 13 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो डिप्लोमेसी को प्रेफर करते हैं लेकिन वो लीथल फोर्स यानी कि खतरनाक ताकत को यूज करने की भी सलाहियत रखते हैं और डरते नहीं है, तो नाज़रीन वहाँ पर साफ हो गया कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ऑप्शंस टेबल पर रख दिए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रंप एक्चुअली ईरान पर हमला कर सकता है, और अगर करे तो किस तरह का हमला होगा और ईरान के पास जवाब देने की क्या ताकत है। और आज हम एग्जैक्टली समझेंगे फैक्ट्स के साथ, हिस्ट्री के साथ और स्ट्रेटजीज के साथ कि क्या अमेरिका और ईरान अगर वाकई एक बड़ी जंग का हिस्सा बने तो फिर किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो पहले समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आपको पता है कि दिसंबर 2025 के आखिर में ईरान के अंदर जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, महंगाई वगैरह, अमेरिका इसमें इंटरवीन करता है। दोस्तों ट्रंप ने 2 जनवरी 2026 को ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान ने अपने पीसफुल प्रोटेस्टर्स को मारा तो अमेरिका इंटरवीन करेगा, हमारी फोर्सेस लॉक्ड एंड लोडेड हैं। फिर 13 जनवरी को उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा था कीप प्रोटेस्टिंग, हेल्प इज ऑन इट्स वे, यानी एहतजाज करते रहो, मदद जो है वो बस पहुंचने वाली है आप तक। और इस मैसेज के साथ उन्होंने मीगा का एक्रोनिम यूज किया। मीगा क्या है? जैसे ये आपको याद होगा ट्रंप अपनी पहली कैंपेन में मेगा कहते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इन्होंने इस्तेमाल किया मीगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। ये सीधा सीधा ईरानियन रिजीम को चैलेंज था। अब ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ट्रंप पहले भी ईरान के मामले में अग्रेसिव स्टांस ले चुका है। 2020 में इन्होंने ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक से शहीद किया था, एक ऐसा ऑपरेशन जो दुनिया भर में चर्चा का बायस बना था। लेकिन इस दफा मामला अलग है क्योंकि ईरान के अंदर ही लोग बगावत कर रहे हैं और ट्रंप चाहता है कि इस मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों कि अमेरिकन मिलिट्री सोर्सेस मिडिल ईस्ट के अंदर पहले से कम हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं, यूएसएस जेरल्ड फोल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है एक बहुत बड़ा, वो कैरेबियन में है वेनेजुएला वाले ऑपरेशन के बाद, उस इलाके में जहां ट्रंप ने 3 जनवरी को प्रेसिडेंट निकोलस मडोरो को उठाया था, आपको याद होगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां से यानी वेनेजुएला वाले इलाके से अगर गल्फ रीजन में आना हो तो कम से कम इसको 14 से 17 दिन लगेंगे। तो अब सवाल यह है कि ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ क्या क्या ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन तो है एयर स्ट्राइक्स का, ये सबसे ज्यादा लाइकली ऑप्शन है, इम्कान इसका ज्यादा, क्योंकि अमेरिका के पास B-2 स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो रडार से बचकर डायरेक्ट किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर सकते हैं। जून 2025 में यही चीज हुई थी और ईरान और इजराइल के बीच जब 12 दिनों की जंग हुई थी दोस्तों। फिर आपको याद होगा फोर्दो, नतंज, इस्फहान, बंकर बस्टर बॉम्ब्स मारे थे जो कि अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया था। IRGC हेडक्वार्टर्स और बेसिस ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के इंस्टॉलेशंस हैं जो रजीम की बैकबोन है। न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सेटबैक हो जाए, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट्स, इन सबको अमेरिका ने टारगेट किया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने एयर स्ट्राइक्स के एक सीरियस ऑप्शन के तौर पर मेंशन किया है। CNN और फॉक्स न्यूज दोनों ने कंफर्म किया है कि टेक्निकली ये फिजिबल है क्योंकि अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में 19 लोकेशंस पर बेसिस हैं, बहरीन में, इराक में, कतर में और UAE में। क्रूज मिसाइल्स, डिस्ट्रॉयर्स ये सबमरीन से लॉन्च की जा सकती हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है USS जेरल्ड फोल्ड जो अभी भी कैरेबियन में है और रीजनल एसेट्स वेनेजुएला ऑपरेशन की वजह से रिलोकेट हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि एयर स्ट्राइक पावर टेम्परेरीली कम हुई है। दूसरा ऑप्शन वो है टारगेटेड लीडरशिप स्ट्राइक्स। ट्रंप ने पहले भी हिंट दिया था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को टारगेट कर सकता है। जून 2025 में उन्होंने कहा था नॉट फॉर नाउ, यानी अभी नहीं, लेकिन ऑप्शन टेबल पर है। तो ये एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक होगी रिजीम को वहां से कमजोर करने के लिए।
अच्छा, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी बैकफायर कर सकती है। शहराम अकबरजादे, ये डेक्कन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि अगर खामनाई को मार भी दिया जाए तो IRGC मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश कर लेगा जो शायद और भी ज़्यादा अग्रेसिव होगा। ईरान के अंदर पावर वैक्यूम बन सकता है जो इंस्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब है तीसरा ऑप्शन, वो है साइबर ऑप्शंस। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को साइबर वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ईरान के कमांड स्ट्रक्चर्स, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और स्टेट मीडिया को डिसरप्ट कर दिया जाए और ये बॉम्ब्स के बगैर बहुत बड़ा डैमेज कर देगा। आता है अब चौथा ऑप्शन, वो है ग्राउंड इन्वेजन, फौज भेजना। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ट्रंप ने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया था 2021 में, आपको याद होगा, और वो एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड मिलिट्री एंगेजमेंट से बचने के लिए किया था, क्योंकि अगर 20 साल अफगानिस्तान में लग गए थे, अगले 20 साल भी लग जाते, कोई फर्क ना पड़ता। ईरान का एरिया बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन कोई 100 मिलियन के आसपास। ग्राउंड इन्वेजन का मतलब है कि दहाइयों लंबा कॉन्फ्लिक्ट, और ट्रंप की पॉलिसी ये नहीं है। एक्सपर्ट्स अक्रॉस द बोर्ड, अल जजीरा से लेकर फॉक्स न्यूज़ तक सब यही बात कर रहे हैं, इस बात पर मुत्तफिक है कि ट्रंप शॉर्ट शार्प ऑपरेशन को प्रेफर करेगा जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स को कम से कम रिस्क हो। लेकिन ये सोचना कि ईरान बेयारो मददगार है, हेल्पलेस है, ये भी गलत है। देखिए, ईरान कन्वेंशनली अमेरिका से बहुत पीछे है, मिलिट्री बजट, एयर पावर, नेवी, हर चीज़ में। लेकिन ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है, जैसे शाम में हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ। इसका मतलब यह है कि वो अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती में कन्वर्ट कर सकता है। ईरान के पास है क्या? पहली चीज, बैलिस्टिक मिसाइल्स। जून 2025 की जंग में ईरान की 40 से 50% मिसाइल इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन ईरान का यह क्लेम है कि वो अपनी उस जंग के बाद दोबारा रिकवर कर गया है। अमेरिका और इजरायली स्ट्राइक्स ने बहुत उधम मचाया था, लेकिन फिर भी उनके पास शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज मिसाइल्स मौजूद हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स 435 किलोमीटर तक जा सकती है, यानी कतर तक। इराक में जो अमेरिकन बेसिस हैं उनको डायरेक्टली डैमेज कर सकती है। मीडियम रेंज मिसाइल्स जो हैं वो 1240 मील तक का सफ़र कर सकती हैं। CSIS और फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट कहती है कि ईरान की मिसाइल प्रोग्राम अभी भी इंटैक्ट है डिटरेंस के लिए। अगर अमेरिका हमला करे तो ईरान अल उबैद एयरबेस, बहरीन में US नेवी का जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है उस पर हमला कर सकता है। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ईरान के पास, वह है ड्रोन्स और स्पीड बोट्स। पर्शियन गल्फ में ईरान बहुत इफेक्टिवली जो एरिया डिनाइल टैक्टिक्स है वो यूज़ करता है। छोटे छोटे स्पीड बोट्स और सुसाइड ड्रोन्स से वो बड़े बड़े अमेरिकन वॉरशिप्स को हरा सकता है, ये सलाहियत रखता है। ये गुरिल्ला स्टाइल नेवल वॉरफेयर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तीसरी चीज़ वो है प्रॉक्सी फोर्सेस। इराक में, यमन में, शाम में, हर जगह ईरान के अलाइंड ग्रुप्स हैं। हौसीज रेड सी में शिपिंग लेन्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। इराकी मिलिशियाज वो अमेरिकन ट्रूप्स को इराक के अंदर टारगेट कर सकते हैं। ये एक लेयर्ड डिफेंस है जो ईरान को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चौथी चीज़ है अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़। देखिए, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं, बड़ा कलाबंद है, फोर्टिफाइड। फोर्डो फैसिलिटी माउंटेन के अंदर है, इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, चाहे आप बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी यूज़ करें। ईरान की जो रिटेलिएशन, जो बदला लेने की स्ट्रैटेजी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। देखें, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW की रिपोर्ट कहती है कि ईरान का मेन वेपन जो है, सबसे बड़ा हथियार, वो है एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स। एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि उस पर कोई सिमेट्री नहीं है, वो एक जैसा नहीं है, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसकी पेशगोई नहीं की जा सकती। वो डायरेक्टली अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वो क्या करेगा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जो बहरे हुर्मुज़ है, उसको ब्लॉक कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। अगर ये चोक पॉइंट बंद हो जाए तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान पर पहुंच जाएंगे। साइबर अटैक्स भी ऑप्शन है। ईरान के पास सोफिस्टिकेटेड साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं। अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स, उनको टारगेट किया जा सकता है। ईरान ने स्टारलिंक बंद करके दिखा दिया था कि उसके पास कैपेबिलिटी है। और सबसे बड़ा फैक्टर, ईरानियन पब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अभी ईरान के अंदर एहतजाज हो रहा है, रेजीम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लेकिन अगर अमेरिका हमला करे तो हिस्ट्री ये बताती है कि लोगों में नेशनलिज्म, कौमियत जाग उठती है।
एक हो जाते। फॉरेन इंटरवेंशन ईरानियन पब्लिक को रजीम के साथ दोबारा यूनाइट कर सकती है, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट ट्रंप वांट्स। वली नसर, ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि ईरान को अंदर डर है कि अमेरिका उनकी न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को प्रेशर में लाए, लेकिन फुल इन्वेजन से ये होगा नहीं। रजीम के लिए एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह है कि अगर ट्रंप हमला करे तो कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज क्या होंगे। पहला रिस्क क्या है इसका? पहला रिस्क है एस्केलेशन। एस्केलेट हो जाएगी हर चीज। एक लिमिटेड स्ट्राइक से शुरुआत हो सकती है, लेकिन खत्म कहां होगी? अगर अमेरिका फोर्डो को दोबारा बॉम्ब करे, ईरान के अल उबैद एयरबेस पर हमले को कैसे रोकेगा फिर? क्योंकि ईरान तो बारिश कर देगा जो कतर में। अमेरिका फिर रिटेलिएट करे, ये साइकिल रुकेगा नहीं। जून 2025 में 12 दिन जंग छिड़ी, लेकिन वो भी इसराइल और ईरान के बीच थी। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व अगर हो जाएगा तो इसका स्केल बड़े अलग पैमाने पे पहुंच जाएगा। ब्रुकिंग्स और एटलांटिक्स की एनालिसिस ये कहते हैं कि एक कंट्रोल्ड स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आइडियलिस्टिक है। ग्राउंड रियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा रिस्क है रीजनल इंस्टेबिलिटी। देखिए, मिडिल ईस्ट पहले से बड़ा वॉलेटाइल, बड़ा ही एक पुरतशद्दुद इलाका बन चुका हुआ है। इराक में, शाम में, यमन में, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ईरान पर अमेरिकन स्ट्राइक्स इस आग में घी डाल देंगे, तेल डाल देंगे। सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजराइल, सबके अपने अपने एजेंडाज हैं। रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स और भी इंटेंसिफाई हो सकती हैं। तीसरा रिस्क है रजीम चेंज की जो एक अनसर्टेनिटी है। ट्रंप का गोल क्या है? अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको चलाना है और उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट करना है अमेरिका के, तो एयर स्ट्राइक्स कुछ हद तक काम कर सकती हैं। पेंटागन का तज्जिया ये कहता है कि जून 2025 के जो हमले थे उन्होंने ईरान के प्रोग्राम को 2 साल पीछे धकेला है, लेकिन अगर गोल रजीम चेंज है तो ये इतना आसान नहीं है। CSIS और वाशिंगटन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि रजीम चेंज एक्सट्रीमली इंपोज नहीं हो सकता। ईरानियन पब्लिक जो है वो खुद डिसाइड करेगी और वो खुद अपने मामला को अपने हाथों में ले लेगी। अगर अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करता है तो लोग कौमियत के नाम पर रजीम के साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे उन्हें रजीम कितनी ही नापसंद हो। आप देखें, कासिम सुलेमानी की असैसिनेशन जो 2020 में हुई, क्या हुआ था? वो एक सीनियर IRGC कमांडर था, मार दिया अमेरिका ने। रजीम गिरी? नहीं, उल्टा ईरानियन पब्लिक में एंटी अमेरिकन जज्बात बढ़ गए। चौथा रिस्क इसमें क्या है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये सबसे अंडररेटेड रिस्क है। अगर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है लेकिन रजीम सरवाइव कर जाती है तो ईरान का रिस्पांस पता है क्या होगा? वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एक्सेलरेट कर देंगे, वो बम बना लेंगे वो, और IAEA के इंस्पेक्शंस जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी वहां पे। ये चुपके चुपके न्यूक्लियर पावर बन जाएगा नॉर्थ कोरिया की तरह, और फिर दुनिया को पता चलेगा जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट होगा। ये सिनारियो सबसे खतरनाक है क्योंकि फिर डिप्लोमेसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्रुकिंग्स और CIS दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मिलिट्री स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशन को परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकती, वो सिर्फ डिले कर सकती है, और वो भी अगर ईरान उसको रीबिल्ड ना करे। पांचवा रिस्क यहां पर दोस्तों ये है कि अमेरिका ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। अमेरिका अपने हाथ पांव पंजे बहुत जगहों पे फैला लेगा। अमेरिका अभी कैरेबियन में वेनेजुएला ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। मिडिल ईस्ट में उसके एसेट्स कम हो रहे हैं। चाइना के साथ टेंशन है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां भी अमेरिका फंसा हुआ है। अमेरिका की मिलिट्री पावरफुल है, ग्रीनलैंड में अलग पांव फंसाने जा रही है अपने। वो पावरफुल है लेकिन वो हर जगह नहीं लड़ सकती एक साथ। पॉलिटिको और CNN की रिपोर्ट कहती है कि पेंटागन के अंदर भी कंसर्न्स है कि अगर ईरान में फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो अमेरिका की जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात यह है यहां पे कि मुस्लिम दुनिया के लिए ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इराक 2003, लीबिया 2011, शाम में इंटरवेंशन, हर जगह यही नैरेटिव चल रहा है कि रजीम चेंज करेंगे, डेमोक्रेसी लेके आएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आते हैं? इराक में आज तक स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, लीबिया अभी भी फ्रेगमेंटेड फिर रहा है, शाम में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और अब ईरान की बारी है। ईरानियन रजीम परफेक्ट नहीं है, हम मानते हैं। वो अपनी पब्लिक पर उस तरह से बर्ताव नहीं करते जैसे करना चाहिए। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, फ्रीडम नहीं है वहाँ पे, सब। लेकिन सवाल ये है कि
बाहर से मिलिट्री इंटरवेंशन क्या वो हालात बेहतर कर सकती है? हमने तारीख में देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।